कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने खानदान के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरा कारोबार इतना बढ़ गया है कि मुझे पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कबाड़ बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी वक्त लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बहुत भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का कारोबारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। अम्मी, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। मुझे ट्रेन का टीसी या मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिनों के लिए तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। ये बात आपने अच्छी कही अम्मी, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत वक्त लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आती है और नंदू से कहने लगती है, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी शुक्रिया, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बेहद गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही इस्तेमाल करेगा, हम उसे ही मौका देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त सोच लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर आपके पास उसमें लगाने के लिए इंजन है तो मुझे दे दो।
लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब है जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है उसका इंजन वो इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक रूह निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर आजाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नंदू उस रूह को देखकर घबरा जाता है और बस उस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो रूह गायब हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई जादू हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चलाकर देखता हूँ। हे मालिक, आज मेरा पहला दिन है। मैं सारी सवारी बैठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है। क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी की ट्रेन के बारे में। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। शुक्रिया नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बेहद खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सब कुछ उस इंजन की वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने वो नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी के ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुंची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओह, ओए माँ, करंट, करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पहुँच गया और लकड़ी के बांस से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी? ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुँचाने लगे। हरिया और धारा एक मुफलिस जोड़े थे। इनका एक फर्जंद था, गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था। हमेशा जमात में अव्वल आया करता था। देखिए अब्बा, मैं फिर से अव्वल आया और इस मर्तबा मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत खूब बेटा। ऐसे ही हमेशा हमारा नाम रोशन करना गोपाल। जी अम्मी। सभी बेहद खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव के बड़े स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ, वहीं। वो तो बहुत दूर है। तुम कैसे जाओगे इतनी दूर?
अम्मी, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना होगा। भीगोगे क्यों? हम तुम्हारे लिए छाता ले लेंगे। अम्मा, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बारिश आने में 1 माह है। 1 माह में हम इतने पैसे तो जमा कर ही लेंगे कि हम तुम्हारे लिए एक छाता खरीद सकें। हकीकत में अब्बा? हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारीगर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लाता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को फरोख्त करने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपये की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी हो तो दो। कम से कम 35 रुपये तो दे दीजिए बहन। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बेहद कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के लिए छाता के पैसे कहाँ से बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन ले आओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भेजाऊंगा। शायद और टोकरियां फरोख्त हो जाएं। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसा जमा करने लगे, लेकिन पूरे माह में वो लोग 100 रुपए भी नहीं बचा पाए। इतने कम पैसों में छाता कहाँ से आएगा? मालूम नहीं। एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कीजिए। दोनों ने अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा खानदान बारिश की सोचकर ही परेशान था। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बारिश देखकर वो सोच रहा था, अब स्कूल कैसे जाऊंगा? इतनी तेज बारिश में तो सारी किताबें भी भीग जाएंगी। मालूम होता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बेहद परेशान था। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। अम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे स्कूल जाना है। फिक्र ना करो गोपाल, बारिश रुक जाएगी। गोपाल पूरे दिन बैठकर बारिश को देखता रहा। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, लेकिन इतनी बारिश में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। अब्बा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूंगा तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ रोज स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बारिश होती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा मायूस हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बारिश रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बेहद मायूस हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी गुजर गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के ख्वाब में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम खुद को इतना लाचार ना समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी परेशानी का हल है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां तलाशी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया अब्बा? हाँ बेटा, अब तुम स्कूल जा सकते हो। वो भी बगैर भीगे। शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया।
उस रोज गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर कर देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। मुनफरीद, ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे वालिद ने। पुरजलाल, मैंने इससे अच्छा छाता इससे कब्ल नहीं देखा। क्या तुम्हारे वालिद मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे जरूर। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपका हुनर पुरजलाल है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाता बना सकते हैं? हाँ जरूर मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली मर्तबा हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बेहद खुश था। पूरी रात उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने की फरमाइश आने लगी। वो छाते बनाता गया और छाते धड़ाधड़ फरोख्त होते गए। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही माह में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने पूरे साल में नहीं कमाए थे। फिर एक रोज एक कारोबारी हरिया के पास आया। जनाब हरिया, आपके ये बांस के छाते की तरकीब बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से बर्बादी भी कम होती है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सभी मॉल में फरोख्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। अब्बा, ये लोग कह रहे हैं कि आपकी लकड़ी के छाते की वजह से आलूदगी कम हो रही है। वो आपके ये छाते बड़ी बड़ी दुकानों में फरोख्त करना चाहते हैं। आपको फरमाइश देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाता चाहिए। ये लीजिए पेशगी। उस शख्स ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली मर्तबा हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को भी काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की सुपुर्दी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते फरोख्त होने लगे और हरिया को एक बहुत ही अहम इनाम से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी परेशानी ही मेरा हल है। उस रोज हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सबक का इल्म हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस बारिश को वो परेशानी समझ रहा था, वही बारिश उसकी किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें हल करने में ही कामयाबी है।